हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल 2018 का एग्ज़ाम पेपर और उसमें एग्ज़ाम पेपर में भी इंग्लिश का पेपर। राइट, आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है द पेपर वाज हेल्ड ऑन 4 जून 2019 एंड इट वाज शिफ्ट 2 मीन्स आफ्टरनून शिफ्ट। अब हम सीधे वो 25 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं। इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि आपको इससे एक तो पैटर्न समझ में आएगा, दूसरा एक ही पेपर नहीं हम कई पेपर डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस कैटेगरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर एक क्वेश्चन दोबारा आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको इसे सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टेंडर, पहला वर्ड है टेंडर, जिसका आपको एंटोनिम देना है। चार ऑप्शन आपके सॉफ्ट, वार्म, जेंटल एंड रफ। राइट, तो टेंडर का मतलब पहले आपको समझना होगा कि टेंडर का मतलब होता क्या है। तो टेंडर का जो मतलब होता है वो होता है डेलिकेट। राइट, अब अगर टेंडर का मतलब डेलिकेट होता है, देना है आपको एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट। तो अगर कोई चीज़ डेलिकेट है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रफ, यानी फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। सॉफ्ट कहीं ना कहीं डेलिकेट का सिनोनिम ही है। जेंटल भी एक सिनोनिम हो गया, जबकि जेंटल बाय नेचर। वार्म तो होगा ही नहीं। राइट, तो ये हमारा रफ क्या हो गया? टेंडर का एंटोनिम हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ये आप कह सकते हैं कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, उसके लिए हमें एक वर्ड सेलेक्ट करना है। अब पहले देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कह रहा है। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए एक ऐसा पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, जिसका होम सेटल नहीं है, एंड रेगुलर वर्क उसके पास नहीं है, एंड ही वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। राइट, पहले जान लो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अपना खुद का घर ना हो और जिसके पास कोई रेगुलर वर्क ना हो और प्लेस टू प्लेस मूव करता रहता हो, वांडर करता रहता हो, ऐसे लोगों को हम, और एंड लिव्स बाय बेगिंग, और बेगिंग भिक्षा मांग के जीवन जीता हो, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बंजारा, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ कल कहाँ मांग के जीवन चलाते हैं। और बंजारों को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसे हम बोलते हैं वैगरेंट। राइट, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? सेकेंड। राइट, ये हमारा सेकेंड करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे एक वर्ड है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट पहले जान लीजिए किसको बोलते हैं। ट्रॉन्ट हम उस स्टूडेंट को बोलते हैं जो विदाउट एनी रीज़न स्कूल से बंक मार जाता है, यानी कि स्कूल से अवे रहता है। वन हु स्केप्स स्कूल इज कॉल्ड ट्रॉन्ट विदाउट एनी गुड रीज़न। इटिनरेंट वर्ड इटिनरी से बना है, पहले जान लीजिए। इटिनरी का मतलब होता है प्लान्ड जर्नी। प्लान्ड जर्नी, तो जो जर्नी पे जाएगा वही इटिनरेंट होता है। राइट, जैसे अगर आपने कोई प्लान कर लिया कि हमें एक हफ्ते के लिए जर्नी टूर पे निकलना है, तो कहाँ कहाँ जाएंगे वो आपकी इटिनरी हो गई, लेकिन जो जाएगा वो क्या कहलाएगा? इटिनरेंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? माइग्रेंट, माइग्रेंट वर्कर्स, या आप एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हो तो माइग्रेंट कहलाते हो। राइट, व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी बिकम माइग्रेंट। थर्ड क्वेश्चन में आइए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो रॉन्गली स्पेल्ड है? तो पहले कौन कौन से सही, ये देखिए। एक्सेल, इनहेल एक्सेल, EXHALE बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल की भी स्पेलिंग सही है। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। राइट, जैसे टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, किसी चीज़ों पे टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, छूट दे दी जाती है, छूट देना, एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट। यहाँ पे जो स्पेलिंग में रॉन्गली स्पेल्ड है वो है एग्जाम्पलीफाई, तो ये आपका आंसर हुआ। एग्जाम्पलीफाई की स्पेलिंग होती है EXEMPLIFY, एग्जाम्पलीफाई। राइट, तो एग्जाम्पलीफाई की स्पेलिंग क्या होगी? EXEM, ना कि AM। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड।
वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है वन हु टॉक्स टू मच, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसे हम गैरुलस बोलते हैं। और गैरुलस का सिनोनिम मिल गया हमारा टॉकेटिव, राइट, टॉकेटिव। इसको एक वर्ड हम और बोलते हैं लोक्वेसियस, लोक्यासियस, राइट, LOQUACIOUS, लोक्यासियस, गैरुलस या टॉकेटिव। ग्यूटरल, थ्रॉटी, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है हार्श, जो चीज़ साउंड में हार्श हो तो ग्यूटरल या थ्रॉटी बोलते हैं। कंसाइज का मतलब संक्षिप्त, शॉर्ट या प्रिसाइज। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अब नाउ यू कैन सी 5th क्वेश्चन इज रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस। अब यहाँ पे सेंटेंसेस है जो जम्बल्ड हैं, ये देखिए जम्बल्ड सेंटेंसेस A, B, C एंड D। अगर हम इनको सीक्वेंस में ला देंगे तो एक प्रॉपर पैराग्राफ बन जाएगा। अब पैराग्राफ में समझने के लिए यहाँ पे ट्रिक पहला ये कहता है कि पहले क्वेश्चन देखिए, A ऑप्शन 1 जो है A से शुरू हो रहा है, फिर B से शुरू हो रहा है, B से शुरू हो रहा है, D से, यानी कि या तो A से या तो B से या तो D से शुरू होगा। C से कोई भी मतलब नहीं बनता शुरू करने का, तो हम पहले A से शुरू करते हैं। ए शुरुआत में कह रहा दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, लेकिन किस सॉर्ट की पोल्यूशन की बात कर रहा है, ए नहीं हो सकता है, कट हो गया यहाँ पे, तो ए हमारी बिगिनिंग नहीं हो सकती। हमें पहले बिगिनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। बी कह रहा है इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर्स। अब फिलीपींस को किस तरीके का पोल्यूटर कहा जा रहा है, बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर। और यहाँ पे किस तरीके की पोल्यूशन की बात हो रही है, दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, यानी कि ओशन पोल्यूशन की बात हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम बी को पहले बिगनिंग माने तो उसके बाद ही ई आएगा। और अब बी में पहली बार ये बताया गया कि जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो फिलीपींस को वर्ल्ड का बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर कह रहे हैं, राइट। क्यों कह रहे हैं, ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, राइट। ये हमारा बिगनिंग हो गया। क्यों, क्योंकि सी भी कह रहा है इन थाईलैंड ऑल्सो एडिशनल स्टेटमेंट होता है, बिगनिंग स्टेटमेंट नहीं। इन द लेटेस्ट केस अ व्हेल विथ 40 किलोज ऑफ प्लास्टिक ट्रैश इन इट्स स्टमक डाइड ऑन सैटरडे इन सदर्न फिलीपींस वेयर इट वॉज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर। तो इसका मतलब वो पोल्यूशन की वजह से मरी थी, और ये व्हेल का केस बाद में आएगा। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से इन्वायरमेंटलिस्ट फिलीपींस को वर्ल्ड का बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर कहें, यानी बी हमारी बिगनिंग हो गई। अब बी हमारा बिगनिंग सेकंड में मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है। अब बी के बाद ए, बी के बाद सी। इन थाईलैंड ऑल्सो सीधे हम बी के बाद सी पे नहीं आ सकते, क्योंकि फिलीपींस की बात अभी डी में भी हो रही है। इसका मतलब सी के पहले डी आना चाहिए, और सी के पहले डी किस में आया है, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में। बी ए डी सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। दिस इज़ अ टेक्निक जिसके बेस पे हम क्विकली निकाल सकते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। तो बी इज़ द बिगिनिंग, सी हमेशा यहाँ पे डी के पहले आ नहीं सकता, डी के बाद ही आएगा। इसलिए ऐसा ऑप्शन जहाँ पे बी से बिगिनिंग हो और सी जो है डी के बाद आए, ऐसा ऑप्शन सेकंड ही है, हैंस सेकंड इज द करेक्ट। अब हमारा 6th क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है गेट आउट ऑफ द हैंड। अगर कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई, इसका मतलब अब आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल मतलब हो गया गेट आउट ऑफ कंट्रोल। हमारा सेकंड आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम क्या है, एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई बढ़ाना या इंक्रीज करना। इसका एंटोनिम क्या हो गया, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम करना, डिक्रीज करना। एनलार्ज स्केलेट का है सिनोनिम हो गया। रेज किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, और हाइटन भी बढ़ाना होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं एनलार्ज, रेज, हाइटन, इन तीनों का मतलब बढ़ाना होता है। स्केलेट के सिनोनिम के तौर पे आएंगे, रिड्यूस इसका एंटोनिम हो गया। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। अब 8th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखिए एक्टिव वॉइस क्या है, हम पहले एक्टिव वॉइस को देखते हैं।
डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इफ़ यू रिमेंबर, अगर डोंट से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है या डू नॉट से शुरू हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का इसे हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट से हम बनाते हैं या शुड से बनाते हैं। तो लेट से तो कोई सेंटेंस है ही नहीं जिसमें लेट आया हो, तो हम शुड पे चलते हैं, राइट। अब अगर शुड से देखें, योर कार शुड, माई हाउस शुड, योर कार नीड नॉट, राइट। अब शुड से अगर हम देखें तो योर कार शुड नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पे योर कार इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो योर कार पहले आ गया। अब यहाँ डू नॉट है तो इधर शुड नॉट होगा, यहाँ पहले में कुड नॉट है तो ये गलत हो गया, सेकेंड में शुड नॉट है, योर कार ऑब्जेक्ट है, जबकि थर्ड में माई हाउस ऑब्जेक्ट कर दे रहा है, ये गलत हो गया। नीड नॉट से कोई यहाँ मतलब है नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर सेकंड हो गया, जिसमें शुड नॉट आया वही आपका आंसर हो गया, और जिसमें योर कार सब्जेक्ट के तौर पे आया हो, क्योंकि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, एंड हेंस सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस कह रहा है साइंटिस्ट्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर, अब ब्लैंक है, हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। किस तरीके से प्लांट्स सस्टेनेबल एनर्जी दे सकते हैं, इस बात पे साइंटिस्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है दोबारा जांच करना, तो पहली बार तो कोई चीज़ पता चलेगी तब तो दोबारा जांच होगी। इन्वेस्टिगेट पता लगाना, जांच पड़ताल करना, ये हो सकता है। लुक होगा नहीं, जैसे स्क्रूटनाइज नहीं होगा वैसे लुक भी नहीं होगा, क्योंकि लुक के बाद इनटू आता तो जांच पड़ताल का मतलब आता है। इंस्पेक्ट भी नहीं होगा, इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करना होता है, जांच पड़ताल करना नहीं। हेंस यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग वुड बी द करेक्ट आंसर, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब 10th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव अगर आपको बनाना आता है तो पैसिव से एक्टिव भी आप आसानी से बना लेंगे। पहले सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, द मेन गेट, ये आपका सब्जेक्ट है। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये अगर आप एक्टिव वॉइस में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग। और वॉज बीइंग गार्डेड, कौन गार्ड कर रहा है, गन टॉटिंग गार्ड्स, गन टॉटिंग गार्ड्स। अब हम एक्टिव जब इसका बनाएंगे तो गन टॉटिंग गार्ड्स हमारे सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो गन टॉटिंग गार्ड्स सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। लेकिन आपको यदि रूल पढ़े होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगा कि कभी भी अगर इज एम आर बीइंग या वाज वर बीइंग है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस में हमें बात करनी है। इसका मतलब बीइंग का यूज़ कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है पैसिव में, तो हम एक्टिव को कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, और वाज बीइंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, और गार्ड्स प्लूरल है तो वाज और वर ही आएगा। अब गन टॉटिंग गार्ड्स के साथ वर आया है थर्ड ऑप्शन में, एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वर के साथ गार्डिंग आ रहा है, गार्ड में आईएनजी लगा है, तो यहाँ पे और कुछ डाउट है ही नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। अब 11th क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे रीअरेंजमेंट है, जंबल्ड सेंटेंसेज हैं, हमें इन्हें एक सीक्वेंस में लाना है। अब देखिए इसमें पहले पढ़िए आप ऑप्शन पे जाइए, चलिए जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, पहले ऑप्शन A, C, तो ये श्योर हो गया, या तो बिगिनिंग ए होगा या सी होगा, यानी डी और बी में हमें टच भी नहीं करना बिगिनिंग में। ये कह रहा है द एलिफेंट टस्क्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months। तो जो एलिफेंट के टस्क थे उन्हें ट्रैक किया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, और 2 महीने तक ट्रैक किया गया था। लेकिन ये बात क्यों आई, कहाँ से आई, पहले इसकी बात हम करते हैं। तो अगर सी में हम चलें तो सी कह रहा 4 tons ऑफ आइवरी विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $6 million, इट वॉज एन इम्प्रेसिव हॉल। हॉल मतलब अगर कोई चीज़ का भांडा फोड़ हुआ तो उसे हॉल बोलते हैं, यानी 4 tons ऑफ आइवरी जिसकी कॉस्ट थी $6 million, राइट। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये इम्प्रेसिव हॉल है, इज दैट क्लियर, एक इम्प्रेसिव हॉल रहा। तो ये 4 tons ऑफ आइवरी आया कहाँ से, आइवरी मतलब हाथी के जो दांत थे, यानी सी कुड बी द बिगिनिंग। अगर हम सी को बिगिनिंग माने तो सी के बाद देखिए कहाँ से आएगा। अब सी के बाद यहाँ पे देखिए सी में आपका सेकंड है एंड फोर्थ है, सी के बाद बी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, राइट। तो अगर सबसे पहले इंप्रेसिव हॉल आया तो यानी कि वो पकड़ा गया होगा 4 tons ऑफ आइवरी। अब पकड़ा कौन होगा,
कस्टम ऑफिशियल्स ने थाईलैंड में। तो सी के बाद सीधे बी देखिए, सी के बाद बी किस ऑप्शन में, फोर्थ में, एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। CBAD। इज दैट क्लियर? 12th क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ, और झुका हुआ का मतलब होगा स्लैंट। इस सिनोनिम है स्लैंट, क्योंकि स्ट्रेटन वर्ब है, सपोर्ट भी वर्ब है, क्रॉस भी वर्ब है, स्लैंट भी यहाँ वर्ब के तौर पे आया है। लेकिन टिल्ट का मतलब झुकना या झुकाना, जिसमें स्लैंट ही वर्ड होगा और कोई वर्ड का सेंस नहीं निकल रहा है झुकाने में। तो ये हो गए हमारे 12 क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। थर्टीन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो पहले हमें सेंटेंस पढ़ना है। इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने हो सकता है आपको पिछले वीडियोज़ अगर आपने हमारे देखे होंगे तो उसमें भी मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस बताया था जो इफ़ से शुरू होते हैं, और ये भी बताया था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में होगा तो मेन क्लॉज हमेशा फ्यूचर में होता है, और फ्यूचर में सिर्फ एक ही है, वो भी है फर्स्ट। इट विल प्रूव टू बी गुड। इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट विल प्रूव टू बी गुड, हेंस 1 इज द करेक्ट आंसर। अब 14 क्वेश्चन देखिए। इन द क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यानी एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है नीचे। शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हमें मिस्टेक देखिए, इन ऑर्डर दैट में है कि शी गॉट में है कि शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में है या 2 क्विक प्रमोशंस में है। अगर एक चीज़ देखिए, यहाँ कह रहा है शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस। उसे 2 क्विक प्रमोशंस क्यों मिले, उसकी वजह थी, कारण बताया जा रहा है शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बिहाफ पे उसे 2 प्रमोशंस क्विकली मिल गए। तो कारण बताने के लिए इन ऑर्डर दैट नहीं आता, कारण बताने के लिए फॉर आता है या बिकॉज आता है या सिंस आता है, लेकिन इन ऑर्डर दैट नहीं आता है। तो इसका मतलब इन ऑर्डर दैट में ही मिस्टेक है, एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब हम चलते हैं कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब ये क्लोज पैसेज है। अब इस क्लोज पैसेज पे देखिए 5 ब्लैंक्स हैं। ब्लैंक 1, ब्लैंक 2, ब्लैंक 3, ब्लैंक 4 एंड ब्लैंक 5। पैसेज सेम है पांचों जगह, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट ब्लैंक से एक क्वेश्चन बनेगा, सेकंड से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन बनेगा। अब पहले हम इसको पढ़ते हैं। पहले कह रहा है इंस्ट्रक्शन ये देखिए। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of the alternative given, select the most appropriate option for each blank. An Italian mayor has been cleaning the streets. अब स्ट्रीट्स कौन क्लीन कर रहा है? इटालियन मेयर। along with his councillors, अपने काउंसिलर के साथ मिलके, अपने सभासदों के साथ मिलके मेयर जो है वो स्ट्रीट्स को क्लीन कर रहा है। कब क्लीन कर रहा है? आफ्टर दियर टाउन, राइट, जब उनका टाउन, यानी क्लीन कब इटालियन मेयर जो है अपने काउंसिलर के साथ मिलके स्ट्रीट्स क्लीन कर रहा है। कब से कर रहा है? यानी कि जब वो घटना जो घटी होगी जिसके बात कर रहा है वो पीछे बैक साइड में जाएंगे। आफ्टर किस चीज़ के बाद, कौन सी घटना के बाद? जब कंटिन्यू एक्शन कोई चीज़ चल रहा है और कब से चल रहा है इसकी बात करेंगे तो पीछे जाना पड़ेगा उस घटना को बताने के लिए, जब से। और जब से की बात करेंगे तो हम पीछे जाएंगे तो पास्ट टेंस में जाएंगे। आफ्टर दियर टाउन विद नो मैनुअल वर्क्स। अब हमें पास्ट टेंस में देखना कौन सा ऑप्शन है। पहले में हैज़ लेफ्ट, लीव्स, वाज लेफ्ट, वाज लीविंग। तो यहाँ पे अपने आप दिमाग लगाइए, कहेगा आफ्टर दियर टाउन वाज लेफ्ट विद नो मैनुअल वर्क्स। चूँकि अब उस टाउन में कोई मैनुअल वर्क नहीं था, इसीलिए इटालियन मेयर अपने काउंसिलर के साथ मिल करके स्ट्रीट्स को क्लीन कर रहा है। तो यहाँ पे वाज लेफ्ट थर्ड करेक्ट आंसर हो गया 15 का, राइट। अब सेम देखिए, अब सेम पैसेज है। अब इसमें सेकेंड ब्लैंक्स के लिए हमें ऑप्शन ढूंढना है। अब यहाँ कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2। अब उसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनफैक्ट वॉज स्वीपिंग। अब हु वॉज स्वीपिंग, अगर हम काउंसिलर को सब्जेक्ट मानेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, मेयर को सब्जेक्ट मानेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर वर्ब भी आएगी, यानी कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है,
तो हम मेयर को लगाएंगे, मेयर मीन्स ही। फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब सेम पैसेज है, क्लोज पैसेज है, उसके लिए आपका थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 3। अब उसी में आगे बढ़ते हैं, राइट। इनफैक्ट यहाँ पे हो गया था ही वॉज स्वीपिंग द पियाजाज। पियाजा मीन्स जो चौराहे होते हैं उन्हें हम पियाजा बोलते हैं, पियाजा इन फ्रंट ऑफ द। अब किसके सामने वो कर रहा था साफ, इनफैक्ट ही वॉज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द चर्च। कौन सा चर्च, तो जहाँ पे वो जिस शहर का मेयर होगा, अगर उसी शहर में उसी चर्च के सामने जहाँ का वो मेयर है वहाँ सफाई कर रहा होगा तो दैट वुड बी कॉल्ड लोकल चर्च। इसका मतलब है ही वॉज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे ही वॉज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। मार्केट डे की प्रिपरेशन के लिए वो सफाई कर रहा था पियाजा का, यानी चौराहों का। अब कह रहा है कि फोर्थ में हमें कौन सा फोर्थ ब्लैंक में हमें कौन सा वर्ड फिल करना है। ऑल्सो तो यहाँ होगा नहीं, फिर अलोंग विद होता तो डिप्टी मेयर्स के फादर के साथ, फिर एज वेल भी नहीं होगा। अलोंग साइड द डिप्टी मेयर्स फादर, अलोंग साइड मतलब साथ ही साथ, द डिप्टी मेयर्स फादर एंड टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर होज, यानी कि जब वो सफाई कर रहा था तो उसी के साथ ही साथ कौन लोग और भी सफाई में हेल्प कर रहे थे, डिप्टी मेयर्स के फादर एंड टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर होज लेकर के। अब क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमें पांचवें ब्लैंक्स में वर्ड फिल करने हैं। अब पहले उसके पहले पैसेज पढ़ते हैं जहाँ तक पढ़े थे। द टाउन ज़रफाइलूज लास्ट, व्हाट लास्ट वर्कर रिटायर्ड या काउंसिलर रिटायर्ड या मेयर रिटायर्ड या मेंबर रिटायर्ड। काउंसिलर तो अभी वर्किंग कर ही रहे हैं तो लास्ट हो ही नहीं सकता, मेयर भी अभी वर्क कर रहे हैं, और मेंबर रिटायर्ड हो गए तो वर्कर और काउंसिलर और मेयर तो सफाई नहीं करेंगे। इसका मतलब कौन ऐसा व्यक्ति रिटायर हो गया, लास्ट कौन था, लास्ट वर्कर था जो रिटायर हो गया 6 months एगो एंड नोबडी हैज़ बीन हायर्ड सिंस देन। इसीलिए यहाँ पे मेयर और काउंसिलर मिल के सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट वर्कर था वो भी 6 महीने पहले रिटायर हो गया था, राइट। तो ये हो गए हमारे 19 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months। सिंस एंड फॉर का अगर यूज़ आ गया है 2 महीने से, राइट, अगर कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम से हो रहा है तो हमेशा आप परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आई हैव लुक्ड फॉर अ बेटर जॉब बट नथिंग इज़ इन साइट, लेकिन अभी भी कोई साइट में नहीं है, इसका मतलब अभी भी कंटिन्यू आप सर्च में हैं, इसका मतलब कंटिन्यूटी में आपको बात करना है, और परफेक्ट कंटिन्यूएशन में ही सिंस एंड फॉर लगाते हैं हम। हेंस फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज़ इन साइट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इफ़ समथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इट मीन्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो बहुत कीमती होती है चीज़ तो इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। 22nd क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हो, या अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हो, या आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाया जाने वाला कोई एनिमल हो, या किसी पर्टिकुलर प्लेस का कोई लोकल प्लांट हो, तो इन सब चीज़ों को हम नेटिव बोलते हैं, यानी कि उसी पर्टिकुलर प्लेस का नेटिव यानी कि लोकल यानी कि देशज। अब ये लास्ट 3 क्वेश्चंस। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ड्यू टू द साइक्लोन आइडाई वास्ट एरिया, यानी कि साइक्लोन का नाम क्या है, आइडाई। ड्यू टू द साइक्लोन आइडाई वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड। देखिए पहला काम क्या हुआ, लैंड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड्स हैव बीन फ्लडेड, रोड्स डिस्ट्रॉयड, फ्लडेड, डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग की जगह क्या हो जाएगा, डिसरप्टेड। ये पैरेललिज्म का क्वेश्चन है। पैरेललिज्म मतलब सब पैरेलल आना चाहिए। रोड लैंड जो है फ्लडेड हो गई हैं, रोड्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं,
और कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो गया है, राइट। तो फ्लडेड, डिस्ट्रॉयड एंड डिसरप्टेड, डिसरप्टेड कहाँ आपको मिल रहा है, यानी कि ये डिसरप्टिंग ऑप्शन किस में, सेकंड में, तो सेकंड ही आपका मिस्टेक है, डिसरप्टिंग की जगह डिसरप्टेड होना चाहिए। 24th क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट, अब इट कुड नॉट ब्लैंक है द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरीज एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। तो अब कोर्ट ने जो अवॉर्ड किया है टीचर्स की सैलरी में जो इंक्रीज, उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकी, तो स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यू कर रही है कि इट कुड नॉट स्टैंड द इंक्रीज, या इट कुड नॉट अफोर्ड द इंक्रीज, इट कुड नॉट स्पेयर, इट कुड नॉट गेट। अगर आप रीडिंग हैबिट करते होंगे तो आपको अपने आप इसमें क्विकली आपको आंसर मिल जाएगा कि जो टीचर्स की सैलरी हाइक या इंक्रीज़ के लिए कोर्ट ने सजेशन दिया है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। स्टैंड तो होगा ही नहीं, स्पेयर छोड़ देना होता है, गेट प्राप्त करना होता है, तो ये तीन ऑप्शन होंगे ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कंपेरेबल, कंपेयर से कंपेरेबल बना है, बिल्कुल सही। कंपैरिजन भी बिल्कुल सही है। कंपटीशन की स्पेलिंग गलत है, कंपटीशन में होता है COMPETITION, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, राइट। कम्युनिकेशन भी बिल्कुल सही है, राइट। तो कॉम्पिटिशन इज रॉन्ग, मीनिंग करेक्ट, ये रॉन्गली स्पेल्ड है एंड इट वुड बी योर आंसर। तो ये थे सिर्फ एक एग्ज़ाम में आए हुए SSC CGL के 2018 के जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पैटर्न पता चलता है और आंसर्स भी पता चल जाते हैं, और कैसे स्पीड आपको पकड़ना है, क्योंकि स्पीड बहुत बड़ा इशू है आपके एग्ज़ाम्स में, सो दैट यू कुड नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। तो प्लीज़ हम आपको अब जो भी वीडियोस देंगे वो आपको लगातार हम सॉल्व कराएंगे आए हुए क्वेश्चंस को, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो इनको रिवाइज़ करना, पॉज कर करके आप नोट्स बनाना, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट। थैंक यू।